तो आज हम लोग अपने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर है ना, जिसमें हम लोग स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर उसको पढ़ रहे हैं। इसमें एक गांव पालमपुर की कहानी है, जिसके आधार पे हम लोग इकोनॉमिक्स के अलग अलग टर्मों को है ना, अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अलग अलग टर्म्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ ज़मीन जो है एक फिक्स्ड कैपिटल है, आपको जैसे मैंने कल के क्लास में बताया था, और जिसका इस्तेमाल एज अ कल्टीवेशन के लिए हम लोग करते हैं एज अ फिक्स्ड कैपिटल। तो यहाँ पालमपुर के कहानी में अगर हम लोग देखें तो लैंड का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि 75% जो लोग हैं पालमपुर में रहने वाले, वे लोग फार्मिंग पर डिपेंड है, खेती पर डिपेंड है अपने जीवन यापन के लिए। या तो वो किसान है या कृषि मजदूर है, और उनका जीवन जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फार्म्स, यानी खेतों में उगाई गई उनकी फसलों के ऊपर। अगर फसल अच्छी होगी तो उनका इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होगा, फसल खराब होगी तो उनका इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगा। हालांकि 1960 से पालमपुर में ज़मीन जिसमें खेती की जाती थी, यानी एरिया अंडर कल्टीवेशन, उसमें कोई विस्तार नहीं हुआ है, उसमें कोई बढ़ोतरी हमको देखने को नहीं मिलती। हाँ, बस ये देखने को मिलता है कि कुछ वेस्ट लैंड जिनमें कभी खेती नहीं की जाती थी, बंजर ज़मीन, उनको लोगों ने खेती योग्य बना लिया है। अब कोई जगह नहीं बची है कि इंक्रीज फार्मिंग के लिए जो है खेत उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि कोई भी जगह वहाँ बची ही नहीं है ना। अब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के बढ़ने के कारण से अब लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, है कि नहीं? लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, काम करने के लिए फैक्ट्री चाहिए। तो फैक्ट्री एक बार जहाँ बन गई या घर एक बार जहाँ बन गया, वहाँ तो आप खेती कर नहीं सकते, है ना। तो इसके लिए बदलाव जो हो रहा है, जितने भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का निर्माण हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? उसी लैंड पे हो रहा है। तो खेती के लिए जो ज़मीन है उसको तो बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। अब तो ये स्थिति आ रही है कि धीरे धीरे खेती योग्य ज़मीन की मात्रा भी घटती जा रही है। देखिए, पालमपुर में जो है 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं। बरसात के मौसम में खरीफ की फसल, जिसमें किसान ज्वार और बाजरा उगाता है ना। और इन फसलों का, इन पौधों का इस्तेमाल वो जानवरों के चारे के तौर पे भी करता है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में आलू की खेती की जाती है, और सर्दियों के मौसम में रबी के फसल के रूप में गेहूँ उगाया जाता है। जो गेहूँ उगाया जाता है उसमें से कुछ मात्रा में गेहूँ किसान जो है वो अपने इस्तेमाल के लिए रख करके, जो सरप्लस, जो रखने के बाद में अपने इस्तेमाल के रखने के बाद में जो एक्स्ट्रा गेहूँ बच जाता है, उसे वो अपने पड़ोस के गांव रायगंज में ले जा करके बेच देते हैं। ज़मीन के कुछ हिस्सों पे गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसे साल में एक बार काटा जाता है। गन्ना अपने रॉ फॉर्म में या गुड़ के रूप में ये लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी गुड़ बनाते हैं कुछ गन्ने का, कुछ का रॉ फॉर्म में यूज़ करते हैं, और जो गुड़ ये बनाते हैं इसे ये शाहपुर के व्यापारियों को भेज देते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा गन्ने की फसल साल में एक बार क्यों काटी जाती है? तो गन्ना जो है उसको, इसकी फसल को तैयार होने में ऑलमोस्ट 1 ईयर का समय लगता है, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा समय लेने वाला एक फसल है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि गन्ना जो है वो साल में एक बार हार्वेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो पालमपुर के जो किसान हैं वो किस कारण से साल में 3 बार अलग अलग फसलें उगा पा रहे हैं? तो इसका मुख्य कारण है वहाँ का वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, यानी फसलों की सिंचाई के लिए एक अच्छी खासी व्यवस्था पालमपुर में है, जिसके कारण से वहाँ के किसान साल भर में 3 अलग अलग तरह की फसलें उगा पाते हैं। बिजली आप पालमपुर में काफ़ी पहले से पहुँच चुकी थी, जिसने
इरिगेशन सिस्टम को बदल दिया, सिंचाई तंत्र को पूरी तरह से बदल दिया। अब किसान जो है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन की जगह मोटर पंप्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसी जगह पर आसानी से पानी को पहुंचा पा रहे हैं जहां पर पहले पानी को पहुंचाना संभव नहीं था। तो इलेक्ट्रिसिटी के आने के कारण से अब वो किसान जो है वो मोटर पंप्स का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। आखिर जो ज़मीन जो है वो ज़मीन क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, और इस प्राकृतिक संसाधन को जो है हमको काफ़ी सोच समझ के यूज़ करना है। क्योंकि ये साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है ना, जो नए जो नवीन जो हमारे आधुनिक कृषि के जो मेथड्स हैं, उसने नेचुरल रिसोर्स पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ा दिया है, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा दिया है। मिट्टी में जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, इससे मिट्टी का जो नेचुरल कंपोजिशन है वो बिल्कुल बिगड़ गया है और मिट्टी की फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जा रही है। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग ने इस केमिकल्स के ऊपर कम डिपेंड करें, है ना, और सॉइल का जो नेचुरल कंपोजिशन है उसको बचा के रखें। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल या पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए किसानों को काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आजकल के किसान जो हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स, ज़्यादा उपज प्रदान करने वाले बीजों का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर्स थ्रेशर्स है ना जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। जब भी फसल, आज की डेट में भी जब भी फसल तैयार होती है तो किसान उसमें सबसे पहले अपने इस्तेमाल के लिए कुछ हिस्सा रखता है और बाकी बचे को वो बचा हुआ हिस्सा जो है उसे वो बेचता है। अब जो बड़े किसान हैं जिनके पास में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है ना, काफ़ी ज़्यादा पूंजी है, तो उनके पास में सरप्लस जो क्रॉप्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। अब एक अकेला किसान है जिसके पास कई एकड़ ज़मीन है, वो हज़ारों टन उगा रहा है, तो उसके पास में अगर पारिवारिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर 1-8 टन वो रख भी लेता है तो काफ़ी बड़ी मात्रा में वो मार्केट में बेच सकता है। लेकिन एक छोटा किसान जिसके पास छोटा सा खेत का टुकड़ा है ना, उसमें जो भी कुछ भी वो उगाएगा तो अपने इस्तेमाल के रखने के बाद में जो उसके पास में बेचने के लिए जो अनाज बचेगा वो उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है ना, और शायद वो उतना प्रोडक्शन भी नहीं कर पाता है कि अपने खुद की पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे इंडिया में खेती के पिछड़ेपन का या एग्रीकल्चर के पिछड़ेपन का, क्योंकि आज भी जो बहुत सारे किसान ऐसे हैं, ज़्यादातर किसान ऐसे हैं जिनके पास में स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, यानी ज़मीन के टुकड़े जो उनके पास खेती के लिए हैं वो काफ़ी छोटे हैं, जिनमें मेहनत करके वो अपने परिवार का भी भरण पोषण करने में असमर्थ है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं डाल देता हूँ, आप लोग उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, है ना। जो जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाया है या किसी कारण से छूट गया है तो उनके लिए मौका है कि ये आप लोग अभी इसको कर सकते हैं, है ना, क्योंकि कुछ ही दिनों में आप लोगों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और उसमें ये चैप्टर ये दिया गया, इसलिए मैंने रिवीजन स्टार्ट किया है। ओके, तो कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। थैंक यू।